हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं खुशी सिंह और मैं आज आपके साथ जुड़े हुए आपके अपने चैनल एग्जाम हंट पे। तो थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का अपडेटेड सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। उसकी तैयारी कैसे करें उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए फिर जानते हैं। तो ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो कि कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी गवर्नमेंट पेपर हो गया, चाहे कोई भी ऐसा पेपर हो गया, जैसे सीयूटी हो गया, गेट हो गए, एलएलबी हो गए। ऐसे कोई भी पेपर या कोई भी एग्जाम हो गए जिसमें आपके पूछे जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, वे सभी के लिए आपका एक क्वेश्चन या फिर एक जो टॉपिक आज हम लोग कराने वाले हैं आपको, वो सभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। जैसे कि इसमें आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि हम लोग रीजनिंग सीयूटी हो गया, गेट हो गया, एलएलबी हो गया और एमबीए हो गया, ये सभी के जो भी अपडेटेड सिलेबस है, साथ साथ उन सभी पेपर के जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं उन सभी का अपडेटेड सिलेबस के बारे में बताएंगे। तथा ऐसे जो भी एग्जाम होते हों जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं, किस टॉपिक का वेटेज कितना रहा है और कितना रहेगा, किस टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, उन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे रीजनिंग के पार्ट को। रीजनिंग मेनली आपके 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला हो गया आपका वर्बल रीजनिंग, दूसरा आपका हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग और तीसरा आपका हो गया लॉजिकल रीजनिंग। तो इन तीनों पार्टों को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्बल रीजनिंग को। वर्बल रीजनिंग आप बोल सकते हैं एक भाषीय भाषीय कह सकते हैं जिसमें आपको बताया होता है, जिसमें भाषा के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें बताता है कि आगे आपको क्या करना है, आगे प्लस करना है कि माइनस करना है, कि आगे कौन सा रूल आपको यूज करना है, कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप वर्बल रीजनिंग के अंदर जो भी टॉपिक आते हैं उसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपके मौखिक क्वेश्चन से नहीं होता है, जो आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं लैंग्वेज पर डिपेंड होता है कि इसमें जो बोलेगा वही आपको करना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको वर्बल रीजनिंग के अंडर में आपको देखने को मिलेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग में आप उसको बोल सकते हैं जिसमें आपका कोई भाषा नहीं दिया होता है, ना ही इसमें कोई भाषा दिया होगा, ना ही कोई कुछ बताया होगा कि आपको क्या करना है। इसमें आपको उसके फिगर के हिसाब पे, उसके पिक्चर के हिसाब पर, उसके हिसाब पे देख के आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर जो भी टॉपिक आते हैं उसमें आप कहीं भी नहीं देखिएगा कि जहाँ पर कोई मौखिक या फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। सभी आपके पिक्चर बेस्ड, फिगर बेस्ड डिपेंडेंट ही क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग को। लॉजिकल रीजनिंग के अंडर में जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके टॉपिक होंगे, ये सभी आपके लॉजिकल बेस होंगे, संभावना बेस होंगे। तथा इसमें आपको अनुमानित लगाना होगा कि हाँ आगे ये हो सकता है और आगे या फिर नहीं भी हो सकता है। ये अनुमानित बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलिए फिर हम लोग को पहले तो रीजनिंग के तीनों पार्ट को देख लिए, कौन कौन सा रीजनिंग के पार्ट होता है। उसके बाद से इन सभी पार्टों को एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन से पार्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे अपना वर्बल रीजनिंग को। सबसे पहले अगर आप इसको देखिएगा तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें आपको पढ़ने को आते हैं जो कि है, पहला है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि पहला है आपका कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा आपका है कैलेंडर हो गया। तीसरा आपका रैंकिंग हो गया। चौथा आपका क्लॉक हो गया। पांचवा सीरीज हो गया। छठा आपका डिक्शनरी हो गया। उसके बाद से आपका अरेंजमेंट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया और डाइस एंड क्यूब हो गया। ये सभी टॉपिक हमको वर्बल रीजनिंग के अंदर पढ़ने को मिलता है। मैंने पहले वाले आपको पेज में बताया कि वर्बल रीजनिंग में आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो सभी आपके लैंग्वेज बेस होंगे। इसमें आपको बताया होता है कि इसमें आपको क्या करना है, आगे आगे कौन सा रूल लगाना है, आपको आगे कौन सा काम करना है। तो देखिए इसमें जैसे मान कर चलिए हम लोग ले ही लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्लॉक को लेते हैं। तो क्लॉक में आपको बताया होता है ना कि अभी 12 बज रहे हैं, अगले 2 घंटे के बाद कौन सा, मतलब अभी 12 बजे हैं तो घंटे की सुई आपका 12 पे है और मिनट की सुई भी आपकी 12 पे है। तो पूछेगा आगे 1 बजे कौन सा सुई कहाँ पे होगा। इसमें पहले एक बता दिया ना कि कौन सा कहाँ पे सुई है, तो उसके हिसाब से ना आगे पूछ रहा है। तो वर्बल रीजनिंग में जो भी आपके टॉपिक होंगे वो सभी आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर डिपेंड होंगे और ये सभी इंपॉर्टेंट ही आपके टॉपिक है। अगर
अगर हम मान लें कि अगर किसी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछा जाता हो, उसमें अगर रीजनिंग का वेटेज अगर आपका 100% है, 100% है, तो आप प्लस में बोल सकते हैं, प्लस में 40% बोल सकते हैं कि आपके वर्बल रीजनिंग के ही क्वेश्चन आते हैं। और यही आप किसी भी एग्जाम का देख लीजिए जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं, उसका PYQ क्वेश्चन पेपर हो, चाहे कोई भी उसका पेपर हो, जो आप उठा के आप देखिएगा तो इन सभी टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इन सभी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए भी देखने को मिलते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही नंबर गेनिंग टॉपिक है, इससे सबसे ज़्यादा वेटेज आता है पेपर को। ऐसे तो हम सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, पर जो इम्पोर्टेंट हम लोग का टॉपिक है उसको हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग को। लॉजिकल रीजनिंग को हम लोग देखेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में मैंने ऊपर ही बताया कि इसमें अनुमानित बेस क्वेश्चन होता है। इसमें हम लोग को अनुमान लगाना पड़ता है, संभावना करना पड़ता है कि आगे क्या रूल लगेगा, क्या होगा। पर इसमें भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर जब आप हमारे साथ रेगुलर क्लास करते हैं, आगे देखेंगे, हमारे साथ लेक्चर लेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ इस वाले में ऐसे डेली प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसमें आप देखें, इसमें हम लोग को पढ़ने को मिलता है वेन डायग्राम हो गया, मिसिंग नंबर्स हो गए, सिलोजिज्म हो गए, असर्शन रीजन हो गए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गए। ये सभी टॉपिक आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंडर में पढ़ने को मिलते हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें आपका मतलब नहीं होता, जिसमें नंबर बहुत वैल्यू करता हो, जैसे 0.5 भी वैल्यू करता है, 0.1 भी वैल्यू करता है, उसमें सब टॉपिक अपने में इम्पॉर्टेंट होता है। कब कहाँ से क्वेश्चन उठा दे, कब कौन सा टॉपिक पूछ दे, कोई नहीं जानता। इसलिए हम लोग को सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा और सभी पर अच्छे से क्वेश्चन MCQ करके हम लोग को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ उसके बाद हम लोग उसके चैप्टर का MCQ करेंगे और साथ साथ हम लोग PYQ भी क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको समझने में और आसानी हो उस चैप्टर को। चलो ये फिर हम लोग पढ़ते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग को। नॉन वर्बल रीजनिंग को पढ़ते हैं तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको देखने को मिलेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर हो गए, पिक्चर सीरीज हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज हो गया और कंप्लीटेशन ऑफ द फिगर हो गया। ये सभी टॉपिक आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। मैंने ऊपर ही आपको बताया कि नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, नहीं तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं देखने को मिलेगा जिसमें आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर विदाउट लैंग्वेज लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन हो। इसमें आपको जितने भी टॉपिक मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, वो सभी आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं बताया होता, इसमें आपको फिगर दिया होगा कि अगर एक फिगर मान कर चले, यहाँ पे हम फिगर बेस पे दिखाते हैं कि मान कर चले यहाँ पर एक घड़ी है, ठीक, घड़ी का मान एक यहाँ पे एक चक्र है, ठीक है। यहाँ का एक हिस्सा अगर गायब कर दे और आपको 4 ऑप्शन दे दे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और उसके अलग अलग ऑप्शन बना के फिगर दे दे, और आप उसके बाद से आपसे पूछे कि यहाँ पर कौन सा फिगर अगर हम लोग बैठाएं तो हम लोग का जो भी सर्कल है वह फुलफिल होगा। तो ये सभी आप इसका अंदर जितने भी टॉपिक देखेंगे वो सभी आपके फिगर बेस्ड होंगे, पिक्चर बेस्ड होंगे, इमेज बेस्ड होंगे। इसमें कोई भी लैंग्वेज बेस्ड, लॉजिकल बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अपने देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में मैंने ऊपर ही बताया कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम लोग को पता लग सके कि हमारे इतना सिलेबस है, इसमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग का है कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा है डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा है सीरीज, उसके बाद से आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डाइशन क्यूब हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, वाटर मिरर इमेज हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, क्लॉक हो गया, मिसिंग नंबर्स हो गए, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया और रैंकिंग हो गया। ये सभी टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पिछले साल के जितने भी साल के पीछे का पेपर अगर उठा के देखें, स्पेशली 2025 का, तो उसमें आपके जो पूछे गए क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं।
और इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर इसलिए पूछता है क्योंकि इन टॉपिक में क्वेश्चन हार्ड तो नहीं बोल सकते हैं और इजी भी नहीं बोल सकते। अगर कोई बच्चा हो जिसको अच्छे से इस टॉपिक का नॉलेज हो तो उस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकता है, और कोई अच्छा बच्चा नहीं हो जो अच्छे से नहीं ध्यान दिया हो टॉपिक को, अच्छे से रूल को नहीं पढ़ा हो, अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा हो, जिससे जो उसको अच्छे गाइडेंस नहीं दिए हो, तो उसके लिए बहुत ही होगा। क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लॉन्ग लॉन्ग सॉल्वेशन भी होते हैं, कुछ ट्रिक भी होते हैं। अगर आप ट्रिक को जान देते हैं तो आप क्वेश्चन को ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़े, कहीं भी पढ़े, तो उसको अच्छे से पढ़े और उसके ट्रिक को जाने, जिससे आपको आसानी हो उस टॉपिक को समझने में और इजीली आप उस टॉपिक को हैंडल कर सकें। तो मेन बात है कि रीजनिंग एक नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। मान के चलिए अगर आप रीजनिंग के पेपर को जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे तो और सब पेपर को करने में आपके लिए टाइम बचेगा ना जी। इसलिए आपको रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा इसलिए ध्यान देना है क्योंकि उसका ट्रिक अगर आपको पता लगे, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप कुछ उसके कम से कम टाइम में उसको कंप्लीट कर लेंगे। जो आपका टाइम बचेगा उसको आप दूसरे सब्जेक्ट में मैनेज कर सकते हैं। इसलिए आपको रीजनिंग पर बहुत ध्यान देने की तो जरूरत नहीं है, पर उसके एक बार टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसका एमसीक्यू कर लीजिए, उसके साथ साथ उसका पी/क्यू क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। मेनली बेसिकली हम लोग का सारे टॉपिक हम लोग के रीजनिंग के अंडर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो भी हम लोग का टॉपिक है। तो पहले तो हम लोग पढ़ें कि रीजनिंग में आपके 3 टॉपिक पढ़ने को हम लोग को मिलते हैं, 3 पार्ट होते हैं। जैसे आपका लॉजिकल वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया और लॉजिकल हो गया। ठीक है, ये तीनों पार्ट आपके रीजनिंग के अंडर में मिलते हैं। फिर हम लोग पहले तीनों पार्ट को समझे, फिर तीनों पार्ट के अंदर एक एक पार्ट को देखे कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी बातों को हमने देख लिया, जिससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम लोग को रीजनिंग के में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। बात आपका सही है। उसके बाद से आप देखेंगे कि हम लोग आपको बताएं कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा 2025 में क्वेश्चन पूछेगा। इस टॉपिक से आप कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं उसमें इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग तो कंप्लीट कर लिया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे तो अभी आपको उतना क्वेश्चन जो पुराने बच्चे होंगे उसके लिए तो ईजी होगा, पर जो नया है वो घबराएगा नहीं। जब कल से हम लोग चैप्टर वाइज क्लास कराएंगे उसमें अगर वो डेली ज्वाइन करता है, डेली क्लास को देखता है, साथ साथ जो हम लोग पढ़ाते हैं उसको ध्यान से पढ़ता है, तो वो उसके लिए भी बहुत ही इजी और हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मेनली मैंने दोनों भाषाओं में आपका इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेजों में लिख दिए। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें कर सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड को किस में कन्वर्ट किया है? आपका होम में। गोल्ड को हम लोग का किस में किया है? होम में किया है, होम में किया है। और होम को हम लोग को तो किया है, उसको ऐसे कॉम को किस में किया है? कॉम को हमको किया है डॉन में। और तो फिर हम लोग को किस में बदलना है? सॉन्स को बदलना है। किस में बदलना है? अब देखिए, रीजनिंग का रूल होता है, रीजनिंग का सबसे मेन रूल यही होता है कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है और उसके पहले बताया है कि इसमें इसको कोड किया है, तो हम लोग उस कोड को चेक करते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, कौन सा टॉपिक लगा, कौन सा रूल लगा है, कौन सा फार्मूला यूज हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद से जो आगे पूछता है उस पर डिपेंड करके उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गोल्ड को किस प्रोसेस से, किस एथी से उसको होम में कन्वर्ट किया गया है। तो देखेंगे कि जी में अगर +1 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का एच होता है, ओ में कोई चेंजेस नहीं है, इक्वल हुआ है। एल में अगर +1 करते हैं तो हम लोग का एम होता है, और डी में भी +1 करते हैं तो हम लोग का ई आता है, और सी में भी +1 किए हैं तो डी आएगा, और ओ में कोई चेंजेस नहीं है, हम लोग का इक्वल है, और एम में भी +1 हुआ है तो हम लोग का एन आया, और ई में भी हम लोग का +1 हुआ है। एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं सही, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। यहाँ पे भी +1 हम लोग का ही होगा, यहाँ पे हम लोग का डी होगा, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है।
क्योंकि यहाँ पे भी वही वाला रूल हम लोग का लगा है, तो हम लोग इसमें भी वही वाला रूल लगाएंगे। तो इसमें अगर वो वाला रूल हम लोग लगाते हैं तो देखेंगे एस में अगर हम लोग +1 हम लोग का करेंगे तो हम लोग का होगा टी, फिर ओ में कोई चेंजेस नहीं होगा तो इक्वल होगा, तो इसमें क्या होगा ओ होगा। एन में +1 होगा तो हम लोग का ओ आएगा, फिर एस में +1 होगा तो हम लोग का क्या आएगा टी आएगा। तो जो हम लोग का ऑप्शन निकल के आ रहा है वो हम लोग का ए आ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि ये कितने नंबर ऑप्शन पे, तो हम लोग का 2 नंबर पे है, तो इसको हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तो मेनली हम लोग का इंट्रोडक्शन ही क्लास था, तो मैंने नीचे 1-2 क्वेश्चन आपको ऐड कर दिया जिससे आपको पता लग सके कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन हम लोग को पूछता है। बेसिकली हम लोग कल से जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग सीक्वेंस वाइज लाइन वाइज आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो उसमें आप देखिएगा कि इसमें भी कोडेड वाला है, जैसे पीछे था वैसे ही अभी भी है। और मैंने पीछे ही आपको बताया कि रीजनिंग का रूल होता है कि पहले हम लोग जो कुछ कोड किया हो तो उसको देखेंगे कि किस सेंटेंस में किस पैटर्न पर कोड किया है, उसके बाद से ही हम लोग अगले वाले को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको पहले चेक करते हैं इसको कि किस पैटर्न पर कोड किया है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे उसको बनाएंगे जो पूछा है हम लोग का आंसर में। तो देखेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 लेटर ऊपर भी है, 6 लेटर नीचे भी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाया है। जैसे मान के चले यहाँ से एक हिस्सा कर दिया और यहाँ से एक हिस्सा करके 2 पार्ट में आपका डिवाइड कर दिया। उसके बाद से क्या किया है कि जो आपका फर्स्ट नंबर पे है वो 3rd नंबर पर कर दिया है, और जो 3rd नंबर पे है वो 1st नंबर पर कर दिया है। सेकेंड वाले में कोई चेंजेस नहीं किया है, और इसमें भी वही किया है, 3rd को 1st में और 1st को 3rd पे, और सेकेंड वाले में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो फिर इसी तरह हम लोग इसी को भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग एस होगा, वाई होगा, एम होगा, फिर ई होगा, आर होगा और ओ होगा। तो देखिए इसमें से ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है नहीं, नहीं इसमें ऑप्शन में कोई भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो जो हमारा नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है, फिर ये वाला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हम लोग का ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप रीजनिंग का जब टॉपिक हम लोग के साथ पढ़िएगा ब्लड रिलेशन का तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको बहुत ही नहीं होता, बहुत ही आप इजीली इसको पढ़ेंगे और बहुत ही हेल्पफुल से और पढ़ेंगे। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए ब्लड रिलेशन का रूल होता है कि आप कभी भी आप पढ़िएगा तो अगर मेल कोई पर्सन है तो उसके लिए हम लोग प्लस सिंबल का यूज करते हैं। वही अगर कोई फीमेल पर्सन है, फीमेल है, तो उसके लिए हम लोग किसका सिंबल का यूज करते हैं, माइनस सिंबल का। कभी भी आप पढ़िएगा तो मेल के लिए प्लस सिंबल यूज होता है और फीमेल के लिए हम लोग का क्या होता है, माइनस सिंबल यूज होता है। और अगर अपर और लोअर जनरेशन है, कोई ऊपर और नीचे से, मान के आपके दादाजी आपके पिताजी का जनरेशन हो गया, आपकी दादी का और आपकी मम्मी का जनरेशन हो गया, अपर और लोअर, जैसे ऊपर और नीचे का हो गया, तो उसमें हम लोग किस लाइन का यूज करते हैं, इस लाइन का यूज करते हैं। वही अगर आपका सेम जनरेशन हो गया, जैसे आपके मम्मी पापा हो गए, आपके चाचा चाची हो गए हैं, तो उनमें हम लोग का कौन सा जनरेशन चलता है, ए वाला चलता है। पर वही अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो उसके लिए हम लोग डबल लाइन का यूज करते हैं, जिससे हम लोग को आसानी होता है समझने में। और सेम जनरेशन में जैसे हम ही लोग आ गए, जैसे भाई बहन हो गए, कोई भी हो गया भाई बहन है सब, तो उसके लिए हम लोग क्या सिंगल लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। जब मैं आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें आपको फैमिली ट्री पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको ये सभी बातें और इससे एक्स्ट्रा भी जो आते हैं उन सभी को मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए ब्लड रिलेशन में होता है कि आप जेंडर अपने से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में जेंडर डिफाइन हुआ है तभी आप उसको जेंडर को डिफाइन करेंगे, बिना आप जेंडर को डिफाइन नहीं कर सकते। बिना जेंडर को क्वेश्चन में डिफाइन किए आप अपने से जेंडर को नहीं मान सकते। क्वेश्चन में बोला है कि ये मेल है तभी आप मेल मानिए, कैसे, अदरवाइज आप मेल फीमेल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका ब्लड रिलेशन का रूल होता है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका बोला है कि ए सी का पिता, जो ए है वो किसका पिता है, सी का पिता है। तो इसमें बोल दिया है कि ए आपका मेल है, क्योंकि पिता जो होता है वो मेल ही ना होता है जी। उसके बाद से बोल रहा है डी बी का पुत्र है, जो बी है, जो डी है वो किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। तो यहाँ पर डी का बता दिया ना कि पुत्र है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस सिंबल का यूज करेंगे। उसके बाद से बोला है ई किसका भाई है, ए का,
जो ई है वो किसका भाई है, ए का, तो भाई बोल रहा है ना, तो इसलिए हम लोग प्लस सिंबल का यूज करेंगे। तो देखिए भाई बहन हो गए, तो इसलिए मैं बोली नहीं कि ये सिंगल लाइन का यूज करेंगे, वही अगर हस्बैंड वाइफ होंगे तो हम लोग डबल लाइन का यूज करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर बोला है कि सी और डी की बहन, जो सी है वो किसकी बहन है, डी की बहन है, डी की बहन है, यहाँ पर बता दिया बहन है, तो इसलिए हम लोग सी में माइनस सिंबल का यानी फीमेल सिंबल का यूज किया। अगर नहीं बताया होता तो हम लोग नहीं करते। तो मान के चले ए की बेटी आपकी हो गई, एक जो बेटी है वो सी है और बी का जो बेटा है वो डी है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए ना, ये दोनों क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए। तो मान के चले फिर आगे क्वेश्चन में पूछा है बी का ई से क्या संबंध, जो बी है उसका ई से क्या संबंध, तो बी के हस्बैंड का भाई उनका क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा ना, यानी कि देवर लगेगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा कम भी समझ में आएगा तो उसके लिए आप चिंता मत करिए, जब हम लोग के साथ आप रेगुलर क्लास कीजिएगा तो आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ जाएगा, उसमें कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें आपका ऑड नंबर और इवन मतलब ऑड सेंटेंस ढूंढना है। मान कर चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक गाय है, एक गाय है, एक बफेलो है, एक हॉर्स है, एक गोट है। ठीक है, गॉट है। तो इसमें आपको पूछा है कि इसमें ऑड यानी विषम कौन सा है, तो विषम क्या बोलते हैं, अगर 3 आपका सही है तब ना एक डिफरेंट होगा जी। अगर 4 ऑप्शन दिया है उसमें आपका 3 एक समान होगा तब ना एक अलग होगा। तो हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे उसमें अलग कौन सा है। तो अगर आप गाय को देखिएगा तो गाय दूध देती है, ठीक है, वो फैलो भी दूध देती है। घोड़ा दूध देता है, नहीं देता है, तो ये आपका नहीं है। और बकरी भी दूध देती है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, ये तीनों आपके दूध देने वाले जंतु है, पर घोड़ा दूध देने वाला जंतु नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका ऑड है, ये आप क्या क्या है, ऑड है। तो इसमें हम लोग टिक कर लेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें देखते हैं, इसमें भी वही उसी तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सा विषम है, कौन सा अलग है, कौन सा ऑड है। तो मैं पीछे ही बताई कि अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें 3 अगर एक समान होगा तभी ना एक ऑड हो जाएगा जी। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए अगर आप देखेंगे आँख को, आँख हो गया, आपका हाथ हो गया, आपका नाक हो गया और आपका कान हो गया। तो जो आपका आँख हो गया, आपका नाक हो गया और कान हो गया, सभी आपके ऊपरी हिस्सा के पार्ट हैं, पर जो आपके हाथ है वो आपका निचला हिस्सा का पार्ट है। तो ये आपका डिफरेंट है, यहाँ पे तीनों ऊपरी हिस्सा में पार्ट हुए और हाथ है जो निचले हिस्सा में पार्ट हुए। तो जो आपका अलग हो गया वो क्या हुआ, आपका हाथ हो गया। तो हम इसमें कौन सा ऑड मारेंगे, हैंड को मारेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आप फिर एक क्वेश्चन देखिएगा जिसमें आपको पूछा है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में से एक पद गलत है। इसमें कोई एक लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज एक क्वेश्चन दिया है, पद दिया है, जिसमें आपका बीच में एक गलत शब्द है, उस गलत शब्द को आपको चुनना है। ठीक है, रॉन्ग सेंटेंस, रॉन्ग नंबर जो आपके इसके बीच में फंसा हुआ है उसको हटा देना है, जिससे हम लोग को पता लगे हाँ यहाँ पे सुधार कर देंगे तो हम लोग का आगे सही होगा। ठीक है, तो ये है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो अगर साथ में कौन सा रूल लगा है, जैसे अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको थोड़ा कम ही समझ में आएगा, पर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो और डिटेल वाइज और ट्रिक वाइज बता दूंगी। अभी मैं थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो 7 है, ठीक है 7 है, उसमें आपका 1 का स्क्वायर हुआ है, 1 का स्क्वायर हुआ है, तो 7 में आपका 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही ना होगा जी। तो आपका क्या 1 क्या आ रहा है, 8। ठीक है, फिर अगर हम लोग 8 को लेते हैं, 8 को लेने के बाद हम लोग ऑड नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं, 8 को लेते हैं ऑड नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं तो 9, तो हम लोग का टोटल क्या बन के आ रहा है, हम लोग का 17 बन के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग देखते हैं 17 का और हम लोग ऑड डेज का मन ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो हम लोग का क्या होगा, 17 और 25, 17 और 25 बन के आ रहा है, तो हम लोग का कितना होगा 42 यानी 42 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 के बाद 9 दे दिया है, पर यहाँ पे आंसर क्या बन के आ रहा है, 8 बन के आ रहा है। तो यह वाला पैटर्न हम लोग का गलत है ना जी। अगर यहाँ पे 9 के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 8 के हिसाब से कैलकुलेट किए, यहाँ पर अगर 8 लगते हैं तब ना हम लोग का ये आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 42 आएगा, फिर 91 आएगा। यहीं पर अगर 9 रखते हैं तो हम लोग का रूल गलत होने लगेगा ना। तो हम लोग का जो ऑड है, जो गलत है, जो आपका रॉन्ग नंबर है वो कौन सा है, 9 है।
ठीक है, तो इसको हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा आपको कम भी समझ में आएगा पर आगे आपको क्लियरली समझ आएगा, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही लगेगा उनको कितना कितना ईजी आप पढ़ा रही हैं, और थोड़ा हार्ड पढ़ाइए, थोड़ा हार्ड पढ़ाइए। पर अभी आपका स्टार्टिंग है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बताने के लिए क्वेश्चन नीचे इंट्रोडक्शन क्लास में ऐड कर दी, जिससे आपको पता लग सके कि रीजनिंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं कल ही से आपके चैप्टर वाइज कल ही से आपकी क्लास दूंगी। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपका बोला है कि इसमें निम्न अक्षरों की श्रृंखला में जो आपका प्रश्नवाचक यानी आप जिसको बोल सकते हैं वो सिंबल है, वहाँ पे कौन सा अक्षर का समूह होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए आपका ए, बी और सी, ये तीनों आपका लाइन वाइज है ना, सीक्वेंस वाइज है। फिर आपका बीच में कौन सा दो अक्षर गायब है, एक आपका डी गायब है और एक ई गायब है। फिर आपका सीक्वेंस वाइज आया है। फिर यहाँ पे कौन सा गायब है, यहाँ पर आई गायब है, जे गायब है और के गायब है। फिर आपका सीक्वेंस आया है, तो यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट गायब था, यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट नहीं लिखा था, और यहाँ पे 4 हम लोग कोशिश करें तो इसमें हम लोग का क्या होगा, ओ, पी, एम, पी और क्यू, एम। फिर तो हम लोग का क्या आएगा, आर आएगा, एस आएगा और टी आएगा, ये तीनों हम लोग का आएगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, तो आप देखिएगा कि जो हम लोग का सेंटेंस है, जो हम लोग का ये वाला क्वेश्चन है, उसमें आपका बोला है कि अब मैं पीछे ही बताई कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपको पहले बता दिया होगा कि इसमें आपको जोड़ने पर ये आएगा और इसको जोड़ने पर ये आएगा, तो आप पहले उसके पैटर्न को चेक करेंगे, उसके फार्मूला को चेक करेंगे, इसमें कौन सा फार्मूला आपका लगा है, उसके बाद ही आप आगे वाले को देखेंगे और उसी फार्मूला पर उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला है उसको पहले हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक में एक है प्लस में 4 है, तो 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे तो 9 दिया है, तो फिर क्या हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे। पर यहाँ पर अगर देखिएगा 4 में अगर 2 से हम लोग गुना कर देते हैं तो हम लोग का क्या बनता है, 8 बनता है। तो 1 और 8 अगर हम लोग को प्लस करेंगे तब ना 9 होगा। फिर हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, 3 और 6 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का 9 होगा जी। पर अगर यहाँ पर 15 दिया है तो 6 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 12 आएगा ना, तो फिर हम लोग प्लस करेंगे तब जाकर हम लोग का 15 आएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर आप देखिएगा तो इसमें जो पीछे वाला रूल लगेगा वही वाला न रूल लगाएंगे, जिसमें आपको दोनों अंक को प्लस किया है, उसमें जो आपका लास्ट वाला लेटर है उसको आपको क्या किया है, इंटू कर दिया है। तो उसको हम लोग 7 ने अगर प्लस में इंटू किया है तो 16 बनता है, तो जो आपका बन के आएगा 23। तो हम लोग का जो आंसर बन के आएगा वो हम लोग का क्या होगा, 23 होगा। अभी आपको थोड़ा कम भी समय पर जब हम लोग क्लियरली चैप्टर आपको कंप्लीट करेंगे, सीक्वेंस आए जिसमें आपको MCQ P/Q कराएंगे, तो आपको भी इजीली समझ में आने लगेगा। मैं जैसे अभी देख के क्वेश्चन बता दी कि हाँ यहाँ पे पैटर्न लगा है, वैसे ही जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब हम लोग के साथ आप डेली क्लास में जुड़ेंगे तो आपको भी आपके लिए भी ये ईजी हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। फिर हम लोग का एक कौन सा क्वेश्चन है, हम लोग का कैलेंडर वाला क्वेश्चन है। कैलेंडर वाला क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग देखेंगे कैलेंडर के टॉपिक को। तो इसमें हम लोग का बोल रहा है कि देखिए कैलेंडर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि बहुत लोग को इच्छा होता है ना कि जानने का कि अगर आज सोमवार है 2023 में, मतलब 2025 में, तो 2026 में इसी तारीख को कौन सा दिन होगा तथा कौन सा नहीं होता है, कौन सा मंथ में होगा, ये सब जानने का बहुत लोग का नहीं होता, इच्छा होता है। तो उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें इसको लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। मान के चले यहाँ पर बोल रहा है कि आपका 30 जनवरी, सॉरी इधर पढ़ते हैं, 30 जनवरी 2023 को 13 को अगर आपका कौन सा थर्सडे है, ठीक है, तो आपका 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए आपका जो ईयर है 2013 है, उसमें आपका कोई चेंज हुआ है जी, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जहाँ पे कोई चेंज ना हो कैलेंडर में, तो हम लोग उसमें छेड़खानी नहीं करते, ना ही उसमें कोई बदलाव करते, हम लोग उसी को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आपको क्या कैलकुलेट करना है कि 30 जनवरी से लेकर 2 मार्च के बीच में। तो देखिए मेनली जनवरी हम लोग का 31 दिन का होता है ना, तो इसमें 30 दिन तो कंप्लीट हो गया, तो एक दिन हम लोग का बचा है। फिर 28 दिन का हम लोग का फरवरी हो गया, और अभी मार्च में हम लोग 2 ही दिन चले हैं।
तो टोटल हम लोग का 31 दिन हो गया। 31 दिन हो गया तो उसमें अगर देखिए, अगर कभी भी आपको ऑड डेज निकालना हो, नहीं होता है जिसमें विषम दिन जिसको बोल सकते हैं, तो अभी विषम दिन तो आपको बहुत कम ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी आप कैलेंडर के टॉपिक को सीक्वेंस वाइज या फिर नहीं पढ़े हैं। तो जो पुराना पढ़ा है उसके लिए तो समझ में आ गया। ऑड डेज उसको बोलते हैं ना, कि मान के चलिए आपका सप्ताह खत्म होने के बाद जो एक दिन बच गया उसी को ऑड डेज बोलते हैं। तो ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए ना हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, तो जो हम लोग का रिमाइंडर बच के आता है वही हम लोग का ऑड डेज होता है, या फिर विषम दिन होता है। विषम दिन भी बोल सकते हैं या फिर ऑड डेज भी बोल सकते हैं। तो अगर 7 से हम लोग डिवाइड करें तो 28 तक तो कट गया, 3 ही रिमाइंडर बचा ना। तो जो रिमाइंडर हम लोग का बचता है उसको हम लोग पहले वाले दिन में ऐड कर देते हैं। तो पहले वाले दिन में अगर हम लोग ऐड करते हैं हम लोग का क्या बन के आएगा, संडे। तो हम लोग क्या रविवार पर टिक कर देंगे। ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग का मेन मोटिव होगा, हम लोग का मेन क्लास कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको उस चैप्टर का एमसीक्यू कराऊंगी। फिर एमसीक्यू कराने के बाद मैं आपको पी/क्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी, जिसको आपको आसानी हो जाए समझने में कि आपके क्वेश्चन में आपके पिछले बार के में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इस सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आपको पढ़ने में भी और इंटरेस्ट होगा और आपको टाइमली आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हम लोग को प्रैक्टिस करने में टाइम मिले, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल एग्जाम हंट को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो हम लोग के क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल होगा। वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, चाहे डेली आप ज्वाइन कर सके। और जाकर प्ले स्टोर पर हमारे जो मेथी है ऐप है उसको डाउनलोड कर दीजिए, जहाँ पे आपको पी/क्यू क्वेश्चन हो गए, फ्री पीडीएफ हो गया, तथा जो भी क्लास लोग का है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।